सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर्स कर रहे थे। हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। ये पार्ट 3 है जिसमें कि हम लोग मेजर जो नेशनल इवेंट्स है इसमें जो मंथली वाइज दिया हुआ है एडिटोरिया में, जैसे कि जुलाई हो गया, जून हो गया, अगस्त हो गया, जो कि बैक स्टेजेस पे दिया गया है, उस फॉर्मेट में हम लोग इसको कवर करेंगे। सो जून का तो ये जुलाई का तो पूरा करंट अफेयर्स इसमें कवर अप है नहीं, तो जितना करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर अप है इसमें उसको हम लोग करते हैं। इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसको हम हाईलाइट करेंगे एंड उसको आपको एकदम करके जाना है। एंड उसके अलावा जो बाकी जो छोटे मोटे जो न्यूज़ आर्टिकल्स है उसको आप एक बार रीड कर लेना, बाकी जो हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा वो आपको रीड करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं जुलाई का। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है ये है हमारा द नेशनल लेवल वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन केवादिया गुजरात, ठीक है। तो नेशनल लेवल का मतलब नेशनल न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो नेशनल लेवल का जो वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस है, अगर आपको ध्यान में होगा तो 2025 में मतलब जनवरी से लेके इधर टाइम तक में देखें तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था वाइस चांसलर को लेके बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, स्पेशली तमिलनाडु के रीजन में। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो चलिए फॉलो करते हैं। सो नेशनल लेवल का जो वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे अगर आएगा तो ये बनेगा कि वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। तो वाइस चांसलर का जो कॉन्फ्रेंस है वो तुम्हारा केवादिया गुजरात में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है। तो वाइस चांसलर का जो कॉन्फ्रेंस है वो तुम्हारा केवादिया गुजरात में ऑर्गेनाइज हुआ है एंड इसको ऑर्गेनाइज कौन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही करेगा क्योंकि चांसलर है। जैसे कि हर स्टेट में क्या होता है, जैसे स्टेट होता है ना, स्टेट में जो गवर्नर होता है ना वो किसी भी जो उस स्टेट में एग्जिस्टेंस जितनी भी यूनिवर्सिटी होते हैं उस यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो क्या होता है? उस स्टेट का गवर्नर होता है। उसी तरीके से वाइस चांसलर को भी अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो वाइस चांसलर का जो कॉन्फ्रेंस है ये तुम्हारा केवादिया गुजरात में हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज कराया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी ब्लर है, ठीक है। सो नेक्स्ट द इंडियन मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, तो ये भी एक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो क्या है? इंडियन मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा देखो यहाँ पे मैरीटाइम है, तो मैरीटाइम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है ये तुम्हारा क्या करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस पढ़े तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या था, उसी तरीके से जो इंडियन मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है ये तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपमेंट एंड वाटरवेज जो है ये इसको ऑर्गेनाइज किया। जैसे तुम्हारा वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस जो था वो तुम्हारा केवादिया गुजरात में हुआ था, उसी तरीके से इंडियन मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये ऑर्गेनाइज हुआ है इंडियन हाउस लंदन टू प्रमोट द मैरीटाइम कॉर्पोरेशन। तो मैरीटाइम कॉर्पोरेशन को प्रमोट करने के लिए ये इवेंट को, ये कॉन्फ्रेंस को क्या किया गया था? ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? इंडियन हाउस लंदन। अगर आप थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़े होगे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है वो तुम्हारा इंडियन हाउस जो है वो वहाँ पे फॉर्म करते हैं, जहाँ पे वो रिवोल्यूशनरीज को क्या करते थे? ट्रेन करते थे। वो भी कहाँ बना था? लंदन में। तो वहीं पे इंडियन हाउस लंदन जो है वहाँ पे तुम्हारा क्या है? इंडियन मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो तुम्हारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉन्फ्रेंस हम लोग पढ़ लिए, वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस केवादिया गुजरात में और इंडियन मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस या कहाँ पे है? इंडियन हाउस लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन मेडमैक्स, क्या नाम है? ऑपरेशन मेडमैक्स। तो ऑपरेशन मेडमैक्स जो है इसको कौन कंडक्ट कराया है? तो ऑपरेशन मेडमैक्स जो है ये नारकोटिक कंट्रोल ऑफ ब्यूरो जो है, जो ड्रग्स वगैरह को लेके जो होता है ना उसको देखने का काम करती है ये ब्रांच। तो नारकोटिक का कंट्रोल ब्यूरो जो है इसने ऑपरेशन मेडमैक्स को लॉन्च किया है और इसका मेन मकसद क्या था? तो ये बस्टेड इंटरनेशनल ड्रग syndicate operating across 4 continent and the more than 10 countries, ठीक है। तो ये ऑपरेशन मेडमैक्स के माध्यम से ये जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है इसने भांडा फोड़ा है किसका? जो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट है जो कि ऑलरेडी ऑपरेट हो रहा है 4 कॉन्टिनेंट और 10 से भी ज़्यादा कंट्री में, उसको क्या बोलते हैं इसका उसका पर्दाफाश करें। बस्टेड का मतलब क्या होता है? पर्दाफाश, ठीक है। तो उसका पर्दाफाश करने के लिए ये ऑपरेशन को चलाया गया था। तो याद रखना है कि ऑपरेशन मेडमैक्स जो है ये कौन चलाया है? तो बस इतना ही क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन मेडमैक्स क्यों चलाया गया है और कौन चलाया है। ऑपरेशन मेडमैक्स जो है ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो चलाया है। क्यों चलाया है? तो जो इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट था उसका भांडा फोड़ने के लिए तुम्हारा ये ऑपरेशन को चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नीति आयोग जो है, ठीक है, वो कोलैबोरेट किसके साथ की है? जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, तो नॉर्थ ईस्टर्न यानी जो 7 सिस्टर स्टेट है उसके साथ, उसका जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है उसके साथ कोलैबोरेट किया, साथ ही साथ हमारे जो हमारा नहीं है मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसके साथ कोलैबोरेट किया। तो नीति आयोग ये दोनों के साथ कोलैबोरेट करके एक रिपोर्ट रिलीज की है, ठीक है। ये सेकंड एडिशन का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। तो एक रिपोर्ट रिलीज की है, तुम्हारा क्या नाम है? सेकंड एडिशन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज की है, ठीक है। किसके साथ कोलैबोरेट करके? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट करके। तो इस रिपोर्ट में क्या आया है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में आया है कि ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा कैटेगराइज्ड एज फ्रंट रनर, ठीक है। तो
फ्रंट रनर में कौन सा स्टेट आगे है? मिजोरम आया है, सिक्किम आया है, त्रिपुरा आया है, ठीक है, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। सिक्किम इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? बताइए, इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, और इधर हमारा क्या बोलते हैं, भूटान के साथ करता है, ठीक है। और त्रिपुरा देखेंगे तो त्रिपुरा भी तुम्हारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो मिजोरम, और मिजोरम किसके साथ करता है? म्यांमार के साथ करता है। तो मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा जो है ये तुम्हारा फ्रंट रनर में आया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिजोरम का एक एरिया है जहाँ क्या नाम है, हथियल। हंथियल जो है मिजोरम, ये इमर्ज हुआ है एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है हंथियल को बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट देखा गया है किसके तहत? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023-24 के अकॉर्डिंग, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का बात करते हैं, ठीक है। और सबसे लोएस्ट स्कोरिंग कौन रहा है? तो लोंगडिंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है लोंगडिंग, ये तुम्हारा लोएस्ट स्कोर रहा है। सबसे ज़्यादा स्कोर मिजोरम के हंथिकल को मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस, और 3 डिस्ट्रिक्ट को एज अ फ्रंट रनर में रखा गया है, जो कि है मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, MST, ठीक है, MST को रखा गया फ्रंट रनर में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनरिवील्ड द स्टेचू ऑफ पेशवा बाजीराव 1। तो पेशवा बाजीराव 1 का एक स्टेचू अमित शाह ने अभी रिवील किया है। कहाँ पे ये स्टेचू है? तो ये नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि कैंपस पुणे में है, वहाँ पे इस स्टेचूज को क्या किया गया है? अनरिवील किया गया है बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है। क्या है, किस चीज़ का स्टेचू है? तो पेशवा बाजीराव। आप हमको बताओ पेशवा बाजीराव का टाइम पीरियड क्या क्या है, मतलब टाइम पीरियड क्या है, कितना से कितना तक तो पेशवा बाजीराव जो थे वो रूल किए थे, ठीक है। तो पेशवा बाजीराव जो है, इनका स्टेचू अभी तुम्हारा क्या किया गया है? अनरिवील किया गया है। कहाँ पे? नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि पुणे में है, वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेट मिनिस्टर जो अमित शाह है लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल लेवल कॉपरेटिव यूनिवर्सिटी। सो इंडिया में पहली बार, देखो इंडिया में जो भी पहली बार हो रहा है, जो भी फर्स्ट इवेंट है उसको आपको एकदम ध्यान में रखना है, तो इसको एकदम हाईलाइट ही कर लो, ठीक है। तो इंडिया में पहली बार क्या किया जा रहा है? तुम्हारा कॉर्पोरेट नेशनल लेवल का कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी बनाया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है तिरुभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तिरुभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? तिरुभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है ये इंडिया का पहला नेशनल लेवल कॉपरेटिव यूनिवर्सिटी है। और ये कहाँ पे है? तो ये तुम्हारा गुजरात के आनंद में है, ठीक है। गुजरात के आनंद में इंडिया का पहला नेशनल लेवल कॉपरेटिव यूनिवर्सिटी तिरुभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को क्या किया गया है? फाउंडेशन स्टोन का रख दिया गया है। इसका मेन एम यही होगा कि ये कॉपरेटिव एजुकेशन को प्रमोट करे, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 6 year old तेजबीर सिंह of Punjab has become the youngest person to climb Mount Elbrus, ठीक है। तो माउंट एल्ब्यूरस को चढ़ा है किसने? तो माउंट एल्ब्यूरस को चढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं ये 6 साल के, मतलब व्यक्ति नहीं है, ये बच्चे हैं, ठीक है। और ये यंगेस्ट पर्सन है जिन्होंने माउंट एल्ब्यूरस को चढ़ा है। माउंट एल्ब्यूरस जो है ये साउथर्न रशिया और तुम्हारा नॉर्दर्न जो जॉर्जिया वाला पार्ट है यूरोप का, वहाँ पे टच होता है। तो ये जो माउंट एल्ब्यूरस है ये तुम्हारा यूरोप में ही काउंट होता है, ठीक है। रशिया का साउथर्न पार्ट में होता है बट ये तुम्हारा यूरोप में ही काउंट होता है। तो ये जो माउंट एल्ब्यूरस है ये तुम्हारा यूरोप का एक हाईएस्ट पिक है, उसको 6 साल के बच्चे ने चढ़ा है, जिसका नाम क्या है तुम्हारा? तेजबीर सिंह, ठीक है। तो क्या नाम है? तेजबीर सिंह जो है, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, ये एक यंगेस्ट पर्सन बने हैं जिन्होंने माउंट एल्ब्यूरस को क्या किया है? क्लाइंब किया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ऑन 4 जुलाई 2025 कोल एंड माइंस मिनिस्टर्स के जी कृष्ण रेड्डी लॉन्च द कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, जिसका नाम है रिक्लेम, ठीक है। तो किसने रिक्लेम को क्या किया है? लॉन्च किया है। तो रिक्लेम जो है इसको लॉन्च किया गया है कोल एंड माइन मिनिस्टर के द्वारा। किसने लॉन्च किया है? कोल एंड माइन मिनिस्टर के द्वारा रिक्लेम को लॉन्च किया गया है। रिक्लेम का मेन मकसद क्या है? कि इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को प्रमोट करना माइनिंग डिपेंडेंट एरिया में, ठीक है। जैसे माइन डिपेंडेंट एरिया, जैसे अगर कोल माइन देखें तो कोल माइन तुम्हारा सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? झारखंड, रानीगंज, हजारीबाग, इस तरीके के जो रीजन है, ये बेसिकली तुम्हारा धनबाद, ये सब जो रीजन है यहाँ पे एक्सेसिव तुम्हारा क्या है? कोल माइन है, ठीक है। तो ये माइन वाले एरिया में इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करना, यही मेन एम है तुम्हारा इस रिक्लेम फ्रेमवर्क का। तो ये रिक्लेम फ्रेमवर्क जो है, क्वेश्चन अगर यहाँ से ये आता है तो क्वेश्चन ये आएगा कि रिक्लेम फ्रेमवर्क जो है इसका एम क्या है? तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करना इन द माइनिंग डिपेंडेंट एरिया। रिक्लेम जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीच आउट इन्वेजन्स को डिज़ाइन लोकलाइज एक्ट इंटीग्रेटेड मेंटेन। काफ़ी लॉन्ग है तो मोस्ट चांसेस है कि नहीं आएगा, बट एक बार आप देख लो, ठीक है। क्या है? रीच आउट इन्विजन को डिज़ाइन से लोकलाइज एक्ट इंटीग्रेटेड मेंटेन, बस इतना याद रखना है। रिक्लेम इज एसोसिएटेड विद माइनिंग, ठीक है। तो माइन से, कोल से रिलेटेड है रिक्लेम फ्रेमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जुलाई 2025 में इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लड को लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति। इट इज़ अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड फ्लड मैपिंग एंड फ्लड फोरकास्टिंग, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अगर क्वेश्चन आ गया, जो सी फ्लड है ये किसने लॉन्च किया? तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सी फ्लड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया है, जल शक्ति तो थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो सी फ्लड है इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, ठीक है। तो सी फ्लड जो है ये एक इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है, ठीक है। तो याद रखना है क्या कि सी फ्लड जो है, सी
सी फ्लड क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड फोरकास्टिंग सिस्टम है, मतलब ये क्या करेगा, फ्लड मैपिंग भी करेगा, साथ ही साथ फ्लड फोरकास्टिंग भी करेगा, इसलिए इंटीग्रेटेड कहा जा रहा है। ठीक है, तो सी फ्लड जो है ये एक इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है जिसका नाम है सी फ्लड। इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सी फ्लड को लॉन्च किया, सॉरी, हाँ, तो सी फ्लड को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ठीक है, क्या है, सी फ्लड। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, सी फ्लड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि फ्लड मैपिंग के साथ साथ फ्लड फोरकास्टिंग भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स विल ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ग्लोबल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस ऑन द मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज एट द भारत मंडपम न्यू दिल्ली, जो कि सितंबर 2025 में, मतलब ये अभी जो कॉन्फ्रेंस है ये अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, ये सितंबर के टाइम पे ऑर्गेनाइज होगा, तो इसका चांसेस थोड़ा कम है कि ये आएगा, बट फिर भी आपको याद रखना है, अभी तक हम लोग ने 3 कॉन्फ्रेंस पढ़ लिया, ये तीसरा है हमारा। ठीक है, तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा ना क्योंकि फर्स्ट ग्लोबल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पहला। ठीक है, ये पहला कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट ग्लोबल लेवल का जो मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे होगा, तो ये दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। ठीक है, तो दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। आप हमको कमेंट पे बताओ, अगर आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आप बताओ कि वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस जो है ये कहाँ पे कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्लोबल मैन्यूस्क्रिप्ट जो हेरिटेज कॉन्फ्रेंस है ये तुम्हारा भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होगा, ऑर्गेनाइज होगा, अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे, नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025 जो है इसको अप्रूवल मिल चुका है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जुलाई में मिला है, तो इससे क्वेश्चन कम है, ये चांसेस कम है कि इससे कुछ बनेगा। ठीक है, फिर भी एक बार रीड कर देते हैं, बट इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी जो है 2025 इसको अप्रूवल मिल चुका है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। इसका मेन मकसद यही है कि नेशनल डेवलपमेंट हो थ्रू द स्पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, 1 जुलाई 2025 को रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट विच विद अ स्कोप ऑफ आर 1 लाख करोड़ टू स्ट्रेंथन द रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम्स। तो सिमिलरली इसको अभी मुझे चांसेस कम लग रहा है, बिकॉज इसमें क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम जो है इस पर अभी अप्रूवल इसको भी मिल चुका है। इसमें 1 लाख करोड़ जो है वो तुम्हारा दिया जाएगा ताकि हमारा जो रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको क्या किया जाए, तुम्हारा स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, इसका मेन एम यही है कि लॉन्ग टर्म्स फंडेड एट लो और जीरो इंटरेस्ट रेट टू इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टर इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस। ठीक है, तो रिसर्च डेवलपमेंट ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि ना तुम्हारा जो प्राइवेट सेक्टर पे कोई भी अगर प्राइवेट सेक्टर है वो क्या कर रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पे क्या कर रहा है, कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, फंड चाहिए, तो फंड जो है वो ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत उसको फंड प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत कम इंटरेस्ट या फिर ना के बराबर इंटरेस्ट पे उसको फंड प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि हमारे देश में जो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्पेयर 2025 स्कीम। सो SPREE जो 2025 है स्कीम, इसको अप्रूव कर दिया गया है 196 मीटिंग ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। दिस स्कीम्स विल इम्प्लीमेंट फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2025। व्हाट वाज द मेन एम, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिंग कॉन्ट्रैक्ट इनफॉर्मल एंड डिप्रीव वर्कर्स अंडर द एम्बिडेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटीज एंड द हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, तो SPREE स्पेयर, इसे स्पेयर ही पढ़ो तो थोड़ा सा मुंह में बैठ जाएगा। ठीक है, स्पेयर स्कीम जो है 2025 जो है इसको अप्रूवल मिल गया है तुम्हारा, जब 169 मीटिंग हुआ था एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, उसके द्वारा तुम्हारा स्पेयर जो 2025 है इसको तुम्हारा क्या है, अप्रूवल मिल गया है। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये तुम्हारा 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। 1 जुलाई से तुम्हारा 31 दिसंबर 2025 तक स्कीम वैलिड रहेगा। इसके तहत जो भी तुम्हारा इनफॉर्मल सेक्टर डिप्रीव्ड वर्कर जो है उनको सोशल सिक्योरिटी साथ ही साथ उनके हेल्थ बेनिफिट के लिए इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। तो यूनियन कैबिनेट, यहाँ पे ये वाला सेक्शन में हम लोग जितना भी पढ़े ना, यहाँ पे सिर्फ स्कीम को अप्रूवल मिला है कैबिनेट के द्वारा, वो सारा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम को तुम्हारा यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल गया है। बजट ऑफ 99,446 करोड़ जो रुपया है, इट हैज़ बजट, मतलब इस स्कीम में इतना का बजट दिया गया। ये तो हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स इज टू जनरेट ओवर 3.5 करोड़ जॉब्स अक्रॉस द कंट्रीज विद इन द 2 ईयर। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम है, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के तहत ये मेन इसका एम क्या है, कितना जॉब जनरेट करेगा, 3.5 करोड़ जॉब जनरेट करेगा आने वाले 2 साल में। ये थोड़ा सा बजट वाला थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि कितना इस पर फंड खर्च किया जा रहा है इस स्कीम पे। ठीक है, बाकी ये जो स्कीम है, स्कीम क्या है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम है। इस स्कीम का देखो ना कितना वो क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल बोले क्या बोले, ठीक है, इस तरीके का इनका टारगेट है। टारगेट क्या है, 3.5 करोड़ जॉब ये जनरेट करने वाले हैं आने वाले 2 साल के अंदर। ठीक है, देखते हैं कितना जॉब जनरेट होता है। नेक्स्ट आते हैं,
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द पब्लिक गणेश उत्सव एज द स्टेट फेस्टिवल। तो अगर क्वेश्चन ये आएगा कि अभी स्टेट फेस्टिवल जो गणेश उत्सव है, तो गणेश उत्सव जो है ये किस स्टेट का स्टेट फेस्टिवल है? तो महाराष्ट्र। डेफिनेटली ये सबको पता होगा कि गणेश चतुर्थी, ये जो गणेश रिलेटेड, गणेश भगवान जी रिलेटेड जितने भी क्या बोलते हैं फेस्टिवल होते हैं वो महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो गणेश उत्सव जो है ये अभी स्टेट फेस्टिवल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया। आपको अगर याद होगा, बाल गंगाधर तिलक जो थे हमारे, उन्होंने 1893 में मासेस को क्या करने के लिए, अपने और क्या बोलते हैं मासेस को इकट्ठा करने के लिए क्या किया था, उन्होंने गणेश उत्सव और शिव फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था ताकि मासेस जो है वो उनकी बातों को सुन सके। ठीक है, तो उसके लिए उसी को लेके इन्होंने गणेश उत्सव को एज अ स्टेट फेस्टिवल महाराष्ट्र में डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर अभी कौन है? ओम बिरला है। इनॉग्रेट फर्स्ट एवर national level 2 days conference of the chairpersons of urban local bodies from the state and union territories. The event was held in the at the International Center for Automotive Technology in Manesar, Haryana. यहाँ पे अगर हम इसको समराइज करें तो इसको समराइज करके बस क्वेश्चन अगर यहाँ से आना होगा, चांसेस बहुत कम है, अगर आना होगा तो बस यही होगा कि अभी अर्बन लोकल बॉडीज कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये मानेसर हरियाणा में हुआ है। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज कॉन्फ्रेंस जो है ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है, ये कहाँ पे होगा? अर्बन लोकल बॉडीज कॉन्फ्रेंस जो है ये मानेसर हरियाणा में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। During the 47th sessions of the World Heritage Committee held in Paris, the Marathas military landscape of India has been inscribed as 44th World Heritage Site of the countries on July 11, 2025. So ये वाला हम लोग फटाफट 100 जो पढ़ रहे थे उसमें भी हम बताए थे कि 44th, अभी लास्ट जो 43 हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट था वो आसाम का मोरिदियन और चिरादियो था। ठीक है, बट अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? तो 47th एडिशन का है। कौन सा एडिशन का है? 47th एडिशन का वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस है और ये फ्रांस के पेरिस में हुआ है। तो फ्रांस के पेरिस में तुम्हारा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग हुआ है, वो तुम्हारा फ्रांस के पेरिस में हुआ है। 46 का कहाँ पे हुआ था? तो 46 जो था वो इंडिया में हुआ था। ठीक है, और यही जो इवेंट हुआ था तुम्हारा 47th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में, इसी दौरान हमारे देश में एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है जिसका नाम क्या है? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। सो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप टोटल 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को एज अ 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया और 12 मराठास मिलिट्री लैंडस्केप जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है, आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है ये तुम्हारा महाराष्ट्र और तुम्हारा कुछ रीजन्स तुम्हारा कर्नाटका में भी सिचुएटेड है। ठीक है, तो बस यहाँ पे इतना याद रख लो कि 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में आ चुका है और उसका नाम मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। कितना मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है? टोटल 12 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज होता है ना, ये हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज होता है ये जो होता है ये हम लोग हर साल 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन 16 जुलाई 2025 हरीला फेस्टिवल्स वॉज सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड बाय प्लांटिंग 5 लाख सेपलिंग। सेपलिंग का मतलब क्या होता है? पौधा। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, यहाँ पे ना विजुअल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये HARELA हरीला फेस्टिवल है। ठीक है, आई थिंक हम लोग जो फेस्टिवल वाला जो किए थे उसमें शायद ये फेस्टिवल नहीं था, क्योंकि देखो ये जुलाई में सेलिब्रेट हुआ और हम लोग जो किए थे उसमें जुलाई का करंट नहीं था। ठीक है, तो हरीला फेस्टिवल जो है ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? हरीला फेस्टिवल जो है ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया। क्वेश्चन आएगा कि हरीला फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो क्या होगा आंसर? उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया गया। हरीला फेस्टिवल के तहत क्या किया गया है? इसमें 5 लाख पौधे को क्या किया गया है? प्लांट किया गया है। 5 लाख सेपलिंग्स को क्या किया गया है? प्लांट किया गया है। हाँ, किसमें? हरीला फेस्टिवल जो सेलिब्रेट हुआ है उत्तराखंड में उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अर्थुकल पुलिस स्टेशन जो कि अल्पपूजा केरला में है, वो इंडिया का पहला पुलिस स्टेशन बना है जिसने ISO सर्टिफिकेट तुम्हारा रिसीव किया है। किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ISO सर्टिफिकेट जो है ये मिलने वाला कौन सा पहला पुलिस स्टेशन बना है? तो वो बना है तुम्हारा अर्थुकल पुलिस स्टेशन जो कि अल्पपूजा केरला में है। ये वाला हम लोग फटाफट 100.com जो किए थे उसमें भी ये आर्टिकल था हमारा। ठीक है, तो अर्थुकल पुलिस स्टेशन जो है ये पहला स्टेशन बना है जिसने ISO सर्टिफिकेट जिसको मिला है किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं अंडर प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम। सो ई ड्राइव स्कीम जो है ना, आई थिंक ये वाला जो स्कीम है इसका ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत पहले हम इसका वीडियो बनाए थे। ई ड्राइव स्कीम क्या है एंड कितना एलोकेशन दिया गया है, इसमें पैसा खर्च किया जाएगा क्या है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको देखना है डिटेल में तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। सो अंडर प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम, प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम के तहत द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड
फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रक इनिशिएटिव स्कीम। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम के तहत तुम्हारा इंडिया अपना पहला ई ट्रक जो है उसको क्या कर रहा है, इनिशिएटिव स्कीम को क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है। ई ट्रक यानी जो इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक कार होता है ना, प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम जो है इसमें इलेक्ट्रिक कार्स तुम्हारा कवर अप नहीं है, इलेक्ट्रिक तुम्हारा ऑटो ट्रक ये सब तुम्हारा कवर है तुम्हारा प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम में। तो प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम के तहत इंडिया जो है ये अपना इलेक्ट्रिक ट्रक इनिशिएटिव स्कीम जो है वो लॉन्च कर रहा है, जिसमें टोटल 9.6 लाख पर व्हीकल्स जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन 7 जुलाई 2025, 7 जुलाई 2025 को यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है भाई, शिवराज सिंह चौहान, इनॉग्रेट 11th इंडिया मेज समिट इन न्यू दिल्ली। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय FICCI इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। सो मक्का भुट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, बिहार में तो भुट्टा ही बोलते हैं आई थिंक। सो जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनका नाम शिवराज सिंह चौहान है। इन्होंने 11th एडिशन का क्या किया है, इंडियन मेज समिट। तो क्वेश्चन अगर यहाँ पे बनना होगा तो बस इतना ही बनेगा, जो कि मोस्टली प्रोबेबिलिटी कम है कि क्वेश्चन इससे बनेगा, बट फिर भी ध्यान में रखो कि इंडिया का जो मेज समिट है वो कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, अन्य के कोलैबोरेशन विद किसके साथ, FICCI और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च। तो अगर ऑप्शन में दिखाएगा तो ये तो डायरेक्ट मारा जाएगा, पर फिर भी बस इतना याद रखो कि इंडिया का मेज समिट जो है ये तुम्हारा 11th एडिशन का था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है, एंड कहाँ पे इवेंट कंडक्ट हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्ड proposals to provide 35% reservations in the government job especially for the women who are native resident of Bihar। ये भी हम लोग 100.com फटाफट में हम लोग कवर किए थे, एंड ये तो पूरा एकदम जब तुम्हारा ये अप्रूव ही किया गया था तब तो पूरा एकदम भर गया था टेलीग्राम चैनल्स वगैरह कि 35% रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है वुमेंस को। तो ये आप लोग को आइडिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर यहाँ से ये बनेगा कि जो बिहार सरकार है वो वुमेन को, नेटिव वुमेन्स को कितना % रिजर्वेशन जो है वो जॉब में प्रोवाइड किया, तो 35% रिजर्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा जो है वो तुम्हारा इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे, फजीलका पंजाब में। ये भी हम लोग 100.coms में पढ़े थे। तो इंडिया का पहला वुडन लकड़ी पूरा गुरुद्वारा जो है वो लकड़ी से बना हुआ है, वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, फजीलका पंजाब में। तो देखो ज़्यादातर जो गुरुद्वारा वगैरह होते हैं वो हमको पंजाब में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वुडन गुरुद्वारा भी कहाँ बनेगा, पंजाब में, पर कहाँ पे, पंजाब में कहाँ पे, तो फजीलका में बना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल in the Union Territory of Ladakh was organized in Leh, aims to promote science based tourism। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, ये बेसिकली बोल रहा है कि तुम्हारा फर्स्ट पहला हुआ है, तो भाई याद रखो फर्स्ट ऑस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, पहला ऑस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल हुआ है, कहाँ पे हुआ है, लेह लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, एंड उसके अंदर जो लेह वाला जो एरिया है वहाँ पे तुम्हारा पहला ऑस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल को क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। ऑस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल क्या है, इसका एम क्या है, तो इसका मेन एम है कि साइंटिफिक बेस्ड टूरिज्म को क्या करे, ये प्रमोट करे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रजाक्ता कोहली हैज़ बीन included in the Times 100 Creators List 2025, become the first Indian to be featured। She is known in the field in the digital world as mostly Sen। ठीक है, तो ये जो प्रजाक्ता कोहली है, ठीक है, प्रजाक्ता कोहली जो है इनको टाइम्स 100 जो क्रिएटर लिस्ट होता है उसमें इनका नाम है। ठीक है, टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट होता है उनमें प्रजाक्ता कोहली का नाम है, और ये इंडिया की पहली ऐसी क्या बोलते हैं इंडियन है जो कि 100 टाइम्स क्रिएटर में आई है। ठीक है, इनको एज अ डिजिटल वर्ल्ड में इनका जो नाम है प्रजाक्ता कोहली का, इनको मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान एंड श्री जयंत चौधरी इनॉग्रेट एन एग्रीटेक इनोवेशन हब एट सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इन मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बस इतना याद रख लो, एग्रीटेक इनोवेशंस हब जो है ये तुम्हारा कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, तो एग्री चांसेस कम है बट फिर भी ध्यान रखो कि एग्रीटेक इनोवेशंस सेंटर हब जो है वो तुम्हारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है तुम्हारा कहाँ पे, मेरठ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, क्या इनॉग्रेट किया गया है, टेक इनोवेशन हब जो है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर को लेकर मेरठ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, So Himachal Pradesh has become the first state in the country to launch the Aadhaar-based face authentications for the rations distribution under the public distribution system। ये भी हम लोग 100.com में पढ़े हैं। अगर आप 100.com अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग को ये आर्टिकल एकदम ध्यान होगा, ये सब आर्टिकल जो कि हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो हिमाचल प्रदेश जो है ये इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने कि फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में टू डिस्ट्रीब्यूट दी रैशन। ठीक है, तो याद रखना है कि कौन सा स्टेट है जिसने फेस बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया है, तो याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश, एकदम याद रखना है। इसका कोई ट्रिक बन रहा है क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाओगे आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। फेस बेस्ड, हाँ हिमाचल प्रदेश,
कोई ट्रिक तो नहीं बन पा रहा है, फिर भी देखो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है ना, एफ ऐसे लिखा हुआ है, तो एफ को ऐसे कर दो एच, ठीक है। थोड़ा बहुत भी ट्रिक अगर रहेगा ना तो ध्यान रहेगा, ठीक है। तो एफ ऐसे लिखा है ना, जब भी फेस बेस्ड पीडीएफ देखोगे ना तो ऐसे कर देना, पी एक तो पी देखोगे तो पी से तुम्हारा प्रदेश हो जाएगा, और एफ फेस देखना तो एच कर देना, तो हिमाचल प्रदेश ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइन्यूट एकदम ट्रिक है, बिकॉज इसका चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश जो है ये पहला स्टेट बना है तुम्हारा कंट्री में जिन्होंने आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया है रेशन डिस्ट्रीब्यूशन में अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ज्वाइंट ऑर्गेनाइज द भीमस्टेक कैंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर द भीमस्टेक कंट्री। तो भीमस्टेक में टोटल कितने नेशन है, आपको आप कमेंट में बताओ। भीमस्टेक क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। तो ये भीमस्टेक का अभी रिसेंटली मीटिंग चल रहा है, ठीक है। तो भीमस्टेक का अभी मीटिंग कहाँ पे चल रहा है बताओ, तो भीमस्टेक का मीटिंग थाईलैंड बैंकॉक में चल रहा है, ठीक है। तो भीमस्टेक का जो अभी मीटिंग चल रहा है, तो इसी के तहत भीमस्टेक कैंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है ये तुम्हारा भीमस्टेक कंट्री जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। इसका जो पहला फेज है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा तुम्हारा टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में। तो टाटा मेमोरियल सेंटर जो मुंबई है वहाँ पे भीमस्टेक कैंसर केयर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया है 7 जुलाई 2025 को। तो नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट फिर भी टाटा मेमोरियल सेंटर जो है वहाँ पे भीमस्टेक कैंसर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है उसको तुम्हारा लॉन्च किया गया है। सो इसी के साथ हमारा जो जुलाई का करंट अफेयर्स था, जो कि उतना नहीं था, आई थिंक ये जुलाई का जो भी करंट अफेयर्स था ये 15 जुलाई से पहले का ही करंट होगा, या फिर उससे भी पहले, आई थिंक 10 जुलाई से पहले का होगा, ठीक है। तो ये जो जुलाई का करंट अफेयर्स है ये हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जून का करंट करेंगे, उसी के साथ साथ फिर अगस्त, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे अपना करंट अफेयर्स। ये नेशनल करंट अफेयर्स है, उसके बाद इंटरनेशनल आएगा और उसके बाद डिफेंस करंट अफेयर्स आएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। सो होप यू लाइक माई वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय एवरीवन।